अब देखिए हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो फंडामेंटल राइट्स चल रहा है। फंडामेंटल राइट बहुत बड़ा चैप्टर है। फंडामेंटल राइट बहुत बड़ा चैप्टर है और ये समझिए कम से 30% या 20% इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समता का अधिकार ही वो करता है। समता का अधिकार, समता के अधिकार भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक दिया है। अर्थात 14, 15, 16, 17, 18 5 आर्टिकल्स, इसमें 5 आर्टिकल में डिफाइन करता है कि समता का अधिकार क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें 14 ले, संविधान वाली भाषा ही पढ़ते हैं। विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण का अधिकार। सरल हिंदी में इसका अनुवाद करते हैं। कानून के साथ में सामने सभी व्यक्ति समान होंगे। कानून के अर्थात विधि का मतलब कानून के सामने सभी व्यक्ति समान होंगे। विधियों में के समान संरक्षण का अधिकार है। विधियों के समान अर्थात कानून में सभी को समान संरक्षण का अधिकार है। मीनिंग क्या हुआ? ऑल persons are equal before law. All persons are equal before law. और सबको प्रोटेक्शन दिया जाए। दिस इज द फंडामेंटल क्वेश्चन कि कानून के समक्ष, विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण का अधिकार। आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है? भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को, देखिए यहां वर्डों को जरूर समझ लेना, आप एक एक वर्ड को समझना। भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को, यहां वर्ड है व्यक्ति, व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधि के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। अर्थात कोई भी राज्य या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी के फंडामेंटल राइट्स के नहीं छीन सकती। समस्त लोग व्यक्ति समान है। इस अनुच्छेद में वाक्यांश का प्रयोग किया गया है, विधि के समक्ष समझता, और दूसरे में विधि का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता तथा दूसरे में करा विधियों का समान संरक्षण। तो जैसा कि ये सीधा ही दिख रहा है, क्लियर है, इससे तो इसमें क्लियर है। और यहां एक शब्द हुआ है कि व्यक्ति, राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। व्यक्ति किया, व्यक्ति क्या है? व्यक्ति का मतलब है मेल एंड फीमेल दोनों। व्यक्ति में नागरिक भी शामिल है और विदेशी नागरिक भी शामिल है। तो जो भी नागरिक हमारे इंडिया में आता है उसको भी इन राइट्स का, उसकी सुरक्षा व्यवस्था देखी जाएगी। तो ये राइट्स जो है समता का कानून के प्रति वो भी बराबर का वो होगा और हम भी सभी के साथ समता से कानून लागू जाएगा। किसी की भी जाति, बिरादरी, संप्रदाय को नहीं देखा जाएगा और कानून के मामले में सारे के सारे लोग बराबर होंगे। दैट इज कॉल्ड, यही समता का अधिकार की स्टार्टिंग है। ये पहला आर्टिकल ये कहता है जो मैंने आपको बताया। व्यक्ति शब्द में भारत का नागरिक या देश के आए विदेशी नागरिक को भी समान माना जाता है। उनसे इस विषय में भेदभाव नहीं किया जाता। तो आर्टिकल 14 समता के अधिकार, अर्थात कानून के सामने सब बराबर हैं। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, अर्थात सबको प्रोटेक्शन मिलेगा। अब हम बात करते हैं, ये तो 14 की बात हुई, समता के अधिकार की, बहुत बड़ा भी। तो अब हम जो बात करते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे से बढ़ने पे हम अपना निकालते हैं किताब में तो बहुत लंबे लंबे दे रखे हैं भाई साहब। ये तो मैं
बहुत छोटा करता हूँ, एक एक को पता नहीं, एक एक घंटे में नहीं पढ़ पा रहा आदमी। अब देखो, मेरे से निशान लगाने में रहेगी गलती तो होगी गलती, अब ढूंढो इसे। रहेगी तो रहेगी। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। दोबारा पढ़ता हूं। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अर्थात इन आधारों पर किसी भी व्यक्ति से क्या किसी भी व्यक्ति से के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपको मैं सिर्फ हेडिंग बता के आर्टिकल बता रहा हूं। आर्टिकल 15, इसमें हमें 18 तक पढ़ने, 14 से 18 तक, ताकि हमारा क्लियर हो जाए ये वाला सेक्टर। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। ये एक तो धर्म को नहीं देखा जाएगा किसी के भी, कोई भी हो, माइनॉरिटी भी हो, चाहे माइनॉरिटी धर्म के लोग हों, चाहे वैसे मेजोरिटी वाले, सबके साथ समान व्यवहार होगा। मूल वंश नहीं देखा जाता ये बहुत ऊंचे वंश का है या छोटे वंश का है। जाति नहीं देखी जाएगी, ब्राह्मण है, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, सबके साथ। लिंग नहीं देखा है, स्त्री है, पुरुष है, सब बराबर है। जन्म स्थान के आधार पर ये नहीं कि कोई यूपी का है, कोई हरियाणा का, कोई पंजाब का, नहीं, सब इंडिया में रहता है, इंडिया राज्य क्षेत्र में, संघ राज्य क्षेत्र में रहता है, सब बराबर हो। तो विभेद का ये विभेद नहीं किया जाएगा। तो ये समता का अधिकार समस्त नागरिकों को दिया जाता है, और ये नागरिकों का जो अधिकार है ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। ये वाला अधिकार, पहला वाला अधिकार जो 14 में था वो तो विदेशी नागरिकों के लिए भी था, लेकिन ये वाला अधिकार केवल इनके साथ विभेद नहीं किया जाएगा, ये जो है हमारे भारत के नागरिकों के लिए ही है ये वाला अधिकार। क्योंकि असल में तो महाविधि के सामने समानता थी। मान लो विदेशी नागरिक कोई आवे, मारपीट कर रहे है उसके साथ में कोई, तो उसको न्याय दिलाना भी तो हमारा फर्ज है। उसे कौन न्याय दिलाएगा? वो इसलिए वहां जरूरी था। लेकिन यहाँ दूसरी बात है, इसलिए यहाँ विदेशी नागरिकों से कोई लेना देना नहीं, ये अधिकार हम उन्हें देते ही नहीं, और वो उसमें उस कैटेगरी में भी नहीं आते। कहने का मारूजा ये है कि राज्य जो है किसी भी आदमी से धर्म के आधार पर विभेद नहीं करे। धर्म के आधार पर किसी आदमी को छोटा है बड़ा नहीं समझा जाए। तो आर्टिकल 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है कि आप किसी की भी जाति, बिरादरी, संप्रदाय, राज्य नहीं देखेगा। आप देखिए, कोई समाज में जातिवाद, बिरादरीवाद फैला रहा, पहले तो ये भी हमारे यहाँ तो SC/ST एक्ट आ गया है, उसमें प्रतिषेध है, लेकिन यहाँ आर्टिकल में भी इसे प्रोटेक्टेड कर दिया। ये फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 32 में इसके लिए रेमेडी मौजूद है अगर राज्य करता है, अर्थात राज्य द्वारा धर्म आदि के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 पर ध्यान दें जरा सा। ये क्या कहता है? ये क्या कहता है? ये भी एक इंपॉर्टेंट कहता है, राज्य यदि नौकरी निकालेगा, राज्य यदि नौकरी निकालता है, कोई काम धंधा निकालता है, तो वो किसी के साथ, लेकिन देखिए इसके अंदर थोड़ा सा वो आएगा। चलो मैं अपने उससे किताब से देखता हूं, दूसरी किताब से क्या देखा। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। 16(1) राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अर्थात यदि गवर्नमेंट कोई जॉब निकालती है, रेलवे में, बैंक में,
तो वहां पे सभी को जो नियम होंगे नियोजन के या नियुक्ति के, वो सभी लोगों के साथ, सभी नागरिकों के साथ समान होंगे। उसमें राज्य कोई भेद नहीं करेगा। राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर कोई भी नागरिक अपात्र नहीं होगा, न उससे विभेद किया जाएगा। धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, इसके आधार पर कोई वो नहीं किया गया। नौकरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नौकरी निकाली, सारे इंडिया का कोई भी आदमी आ जाओ, लेकिन ये थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन के अधीन है ये नियम। देखिए, मूल अधिकार हमारे केवल एब्सोल्यूट नहीं है, मूल अधिकारों में कुछ पाबंदियां हैं, लेकिन वो इतनी खराब नहीं है। वो समय और परिस्थिति के अनुसार से है। वो सरकार समय उस समय पर वो भी संविधान में है कि किन परिस्थितियों में संविधान जो है, मतलब संसद जो है, उनके संबंधित नियम बना सकती है। वो जगह जगह पे जैसी आएंगी तो बता दी जाएंगे आपको। तो आर्टिकल 16 में दो बातें ध्यान रखने की है कि सबसे पहली बात है कि नौकरियों के अवसर समानता है। नौकरियों का अवसर सरकार के द्वारा निकाली गई वैकेंसियों में, पदों पर, नियुक्ति में और नियोजन में, नियुक्तियों नियोजन पर सबका अधिकार है, ऐसा समझ लें सरल हिंदी में। दूसरा, किसी से जन्म, जाति, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति, बिरादरी, संप्रदाय के आधार पर नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। ये सारी की सारी बातें आर्टिकल 16 कहता है। समता अर्थात इक्वलिटी बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर ऑल रिगार्डिंग सर्विस मैटर्स, पब्लिक, सरकारी पद। इसमें अपवाद है, उसमें क्या एक्सेप्शन है। संसद को यह शक्ति प्राप्त करता है, इसका जो आर्टिकल 3 है 16 का, जो सबसेक्शन सब आर्टिकल 3 है, खंड कह सकते हैं, उपखंड। भाई 16 हो गया, अनुच्छेद हो गया, उसका जो खंड है 3, वो ये कहता है संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विधि बनाकर उस राज्य में निवास की अर्हता विहित कर सके। कभी कभी आपने देखा वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि भाई बिहार की नौकरी है तो बिहार में आपको उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना, फिर आपको तहसीलदार के ऑफिस जाते हैं और वहां से डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। तो ऐसी जो डोमिसाइल है, कई बार ऐसा होता है, कई बार प्रदेश की जनता चिल्लाती है सर हमें तो नौकरी मिलती नहीं, दूसरे आकर ले जाते हैं। कभी कभी देखो ऐसी अराजकता ना फैले। कई बार होता है कि लोग जो इस प्रदेश में रहते हैं तो वो चाहते हैं कि भाई हमारा पहला अधिकार है, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में अगर मान लो वैकेंसी ज्यादा है, अब मान लो 4 ही वैकेंसी है, अब 4 भी हम आउटसाइडर से भर लेंगे। आउटसाइडर ये नहीं कि सारे नागरिक आउटसाइडर हमारे, लेकिन ये क्या कारण है वो तो गवर्नमेंट जाने, सरकार जाने, लेकिन ये ऐसा कहता है संसद ऐसे नियम बना सकती है, राज्य ऐसे नियम बना सकता है। संसद को यह शक्ति प्राप्त करता है कि वह विधि बनाकर उस राज्य में निवास की अर्हता विहित कर। निवास से डोमिसाइल से, तो डोमिसाइल के द्वारा भी इसको कैट, तो मतलब ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, बल्कि इस पर कंट्रोल है। लेकिन ये कंट्रोल ऐसा नहीं है, वहां के नागरिकों को तो दी जा रही है ना, नागरिक तो वो भी हैं, इसको कभी कभी कंट्रोल किया जा सकता है। इसके खंड में 4 में एक और कहता है, इसका जो खंड 4 है वो एक और बात कहता है आपसे, आपके लिए पिछड़े वर्ग को आरक्षण भी दिया जा सकता है इसमें। अब ये ना मैं क्या कह रहा था, इसमें थोड़ा सा एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ये आरक्षण की भी व्यवस्था बैठाई जा सकती है। संसद को ये पावर है कि आरक्षण की भी व्यवस्था बैठाई जा सकती है उपखंड में। इसका एक खंड और जोड़ा गया बाद में कभी संशोधन करके, 4K, राज्य को SC ST को प्रोन्नति में आरक्षण करने की शक्ति प्राप्त है।
कुछ लोगों को नज़र में ये गलत हो सकता है, कुछ सरकारी कर्मचारियों की नज़र में गलत हो सकता है। कुछ लोग सोच सकते हैं गलत है, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में खासियत है कि हम मेजॉरिटी की राय पर चलते हैं। मेजॉरिटी क्या? संसद में जो लोग बैठे हैं, उनमें से अधिकतर किस पक्ष में जो कानून बनाया जा रहा है, उसके पक्ष में ज़्यादा वोट कौन डालता है, किसके ज़्यादा डलते हैं? जिसके ज़्यादा डलते हैं उसका ऐसा बना सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी आपने देखा होगा कुछ स्टेटों में जो है आरक्षण के ऊपर बड़ा शोर मचता है कि उन्होंने 50% कर दिया, कोई कहता 60% कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको लिमिटेड किया। तो क्योंकि ये फंडामेंटल राइट था, ये क्वेश्चन हो सकते हैं। तो एससी एसटी के प्रोन्नति में आरक्षण करने की शक्ति प्रदान करता है। और के देखिए अभी हम आए 16 तक, अभी तो हम लोग 15 पे चल रहे हैं भाई साहब, 16 पे चल रहे हैं, 16 पे चल रहे हैं। आर्टिकल 16 की खासियत समझ लें आप। आर्टिकल 16 केवल सरकारी नौकरियों में ही नागरिकों को अवसर प्रदान करता है समान, प्राइवेट नौकरियों में नहीं है। प्राइवेट एमएनसी कंपनीज हैं या प्राइवेट जो विदेश से आकर हमारे यहाँ काम कर रही है, या जो प्राइवेट क्लेवर की कंपनियां हैं, वो अपने नियमावली बनाकर किसी को भी नौकर रख सकती हैं। उनके ऊपर ये लागू नहीं होता। ये डायरेक्शंस संविधान निर्माता ने राज्य सरकार, ये राज्य को और केंद्र को दी हैं कि भाई आप जब करोगे, आप नियम बेईमानी नहीं करोगे, मतलब आप ईमानदारी से डिस्ट्रीब्यूशन करोगे सर्विसेज का, आप व्यक्ति विशेष नहीं देखोगे। लेकिन प्राइवेट नौकरियों में ये नियम लागू नहीं होता। हाँ, डिमांड चल रही है हिंदुस्तान में। देखो भाई साहब, बात ऐसी है, प्राइवेट आदमी तो कमाने के लिए बैठा है। वो अगर काम नहीं करेगा, उसका धंधा नहीं चलेगा, तो फेल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट जॉब में तो अच्छे बुरे खपाने की कोशिश करती है। सरकार का तो काम है कि कैसे न कैसे एडजस्ट करे। लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी क्यों एडजस्ट करने लगी किसी को? वो तो टैलेंट ढूंढेगी। लेकिन यह क्वेश्चन टैलेंट का है नहीं, यह टैलेंट का नहीं है। टैलेंट तो उसमें भी मांग रही है गवर्नमेंट सर्वेंट में भी। जब वो सर्विस देगी तो इलेक्शन होगा। हाँ, इतना हो सकता है कि परसेंटेज में कम या बढ़ती की कंसेशन मिल जाए थोड़ा बहुत। लेकिन वहां पर क्या है, प्राइवेट नौकरी में तो उन्हें तो फुल्ली अपने उनके क्राइटेरिया में पूरा उतरेगा तो रखेंगे, नहीं तो आगे चल। तो मित्रों, कहाँ आ गए हम? 18 मिनट हो गए लेक्चर को। इसको एक बार रिपीट कर देता हूं आपको। सरकारी नौकरियों में समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, नंबर 1। हिंदी में सुरल में, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, स्त्री है पुरुष है, इसके आधार पर अंतर नहीं किया जाएगा। इसके अपवाद हैं आर्टिकल 16(3) में। संसद यह शक्ति प्रदान करता है, संसद को यह शक्ति है कि वह डोमिसाइल का, किसी किसी स्टेट में डोमिसाइल का क्लॉज बढ़ा सकती है। पिछड़े वर्गों के लिए खंड 4 का इसकी जो 16 का चौथा खंड कहता है कि भाई पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के बारे में व्यवस्था की जा सकती है। 4 क्या कहता है कि SC ST को प्रोन्नति दी जा सकती है। 16 कहता है नौकरियों, सरकारी नौकरियों में ही आरक्षण का अधिकार है, गैर सरकारी में नहीं। देखिए, इसे वैसे बताने में, मुझे समझाने में तो कितना टाइम लगता है, और इसको वैसे ही समझाने बता दो तो 1 मिनट लगता है। अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 17। देयर इज नो प्लेस फॉर अनटचेबिलिटी इन इंडिया। देयर इज नो प्लेस फॉर अनटचेबिलिटी इन इंडिया। अस्पृश्यता मीन्स अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यता को समाप्त करता है ये वाला आर्टिकल, और उसका किसी भी रूप में पालन करने का निषेध करता है।
SC/ST एक्ट इस बात का सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण है। और 1955 में सबसे पहला बना एक्ट सिविल राइट एक्ट। 1955 में सबसे पहले क्या एक्ट लाया गया था? सिविल राइट एक्ट। लेकिन वो अपनी उपयोगिता सिद्ध न कर सका, तो सरकार फिर लाई SC/ST एक्ट। SC/ST एक्ट ने बहुत हद तक अपनी उपयोगिता सिद्ध की, लेकिन जहां उपयोगिता सिद्ध की वहां थोड़ा उसका दुरुपयोग भी हुआ, तो सरकार ने उसको थोड़ा सा वो करा। तो हमारा कहने का मारूदा ये है कि देयर इज नो प्लेस फॉर अनटचेबिलिटी। तो आर्टिकल 17 इस अनटचेबिलिटी की बात करता है कि भाई कोई भी आदमी किसी को ऊंच नीच नहीं समझेगा, जाति के नाम पर ड्रामाबाजी नहीं चलेगी, किसी को छुआछूत की बात नहीं की जाएगी। अगर होटल में बर्तन रखे हैं तो सभी आदमी उसमें खाना खाएंगे, ये नहीं कहा जा सकता कि होटल में इसके बर्तन अलग उसके अलग। अगर कहीं पार्क में घूमने गए तो सब पार्क में एक ही जगह बैठ सकते हैं, किसी भी झूले पर कोई भी बैठ सकता है, पिक्चर हॉल में सब पिक्चर देख सकते हैं, मंदिरों में सब जा सकते हैं। तो मंदिरों का राइट, कुएं से पानी पीने के राइट, ये सारे के सारे राइट, अर्थात अनटचेबिलिटी नहीं होगी। सीधी बात है कि देयर इज नो अनटचेबिलिटी। अपृष्ठता को कोई कुछ वो नहीं है कि ये नहीं है कि ये फलाने बिरादरी का है, छोटी बात का है, तो ये अंदर नहीं आएगा मंदिर में। तो ये सारी बातें इसको 17 में, आर्टिकल में 17 में खत्म कर। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। एक्चुअली क्या था, अंग्रेज लोग लोगों को खुश करने के लिए, देखो अंग्रेजों ने राज किया, उसमें कोई सारा अंग्रेजों ने राज नहीं किया। जो हमारे लोग थे उन्हीं के द्वारा राज्य करते थे वो लोग। वो जितने भी सरकारी कर्मचारी थे, सारे अंग्रेज तो आए नहीं थे। इंग्लैंड था ही कितना बड़ा, थोड़ा सा। इंडिया तो बहुत बड़ा था। तो यहीं के लोगों को टीचर, पुलिस में, मिलिट्री में यही लोग भर्ती करे जाते थे। या जो लोकल लोग होते थे उनको वो टाइटल बांट देते थे, सर का खिताब, सर साहब का खिताब, ऐसे वो टाइटल बांटा करते थे अंग्रेज। तो वो उनके अलग अलग टाइटल थे, मुझे नाम याद नहीं। मुझे एक तो सर का टाइटल याद आता है, आपने देखा होगा सर, सर नाम का कई लोगों के आगे सर लगा रहता था, सर साहिब, सर साहिब, इस तरीके से नाम के आगे ये सर लगाने की प्रथा थी। और कई भी उनकी वो थे जो बांटते थे। इससे क्या होता, आदमी खुश हो जाता था, वो सोचता था समाज में मेरा बहुत बोध है। तो वो जितने भी टाइटल थे जो अंग्रेज बांट के गए थे, उस आर्टिकल 18 ने उन सबको खत्म कर दिया, सारी उपाधियों का अंत कर दिया। राज्य के किसी व्यक्ति को चाहे वह नागरिक या विदेश को उपाधि प्रदान करने से मना करता है। राज्य का कोई भी नागरिक हो, राज्य के द्वारा कोई उपाधि नहीं दी जाएगी उसको। और विदेशी उपाधियां, क्योंकि ये विदेशी उपाधियां थी, ये उपाधियां भी नहीं दी जाएंगी। इसके तहत अंग्रेजों के जमाने वाली उपाधियों पर अंकुश लगाया गया। एक्चुअली ये बनाया तो इसीलिए गया था कि अंग्रेजों पर अंकुश लगाया, अंग्रेजों की उपाधियों पर अंकुश लगाया जा सके। लेकिन ये आर्टिकल सेवा एजुकेशन संबंधी उपाधियों को प्रदान करने की अनुमति देता है। इस आर्टिकल ने उन उपाधियों पर तो अंकुश लगाया जो अंग्रेजों द्वारा बांटी गई। लेकिन इसने, जो भी सरकार आए वर्तमान में, संविधान के तहत तो कोई भी सरकार आ सकती है, उसमें यह कहा कि उपाधियां अगर बांटनी है तो आप एजुकेशन के, विज्ञान के, और किसी आदमी ने बढ़िया सेवा की है इसके क्षेत्र में बांटो। तो हमारे यहाँ इस तरीके की उपाधियां भारतवर्ष में है, वो प्रचलन में है। उन उपाधियों के नाम मैं आपको बता देता हूं, आप भी याद कर लें। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री।
भारत रत्न, साहित्य व विज्ञान के क्षेत्र में जो लोग अच्छा कार्य करते हैं उनको ये प्रदान की जाती है। पद्म विभूषण, किसी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा करना। पद्म भूषण, उच्च कोटि की लोक सेवा करना, इसमें सरकारी कर्मचारियों को भी दी जाती है। पद्मश्री, किसी भी क्षेत्र में लोक सेवा करना। तो इस तरीके से ये उपाधियां हमने जो बांटनी चालू करी, जो दी सेवा व एजुकेशन के क्षेत्र में थी, और जो अंग्रेजों की उपाधियां थी उन पे हमने बैन लगा दिया। तो देखिए जी, हमने आपको ये लेक्चर नंबर 112 में 122 में सॉरी, ये बताने की कोशिश की कि समता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक क्या क्या कहता है और कौन कौन सी हमें समताएं दी जाती है। मैं समझता हूं कि ट्रेन में चलते वक्त, कहीं बैठे हुए, जहां फालतू समय हो, मोबाइल में सुन के आप मेरी वीडियो सुन के नॉलेज गेन कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और आगे थोड़ा सा और एक मेरा रह गया था टॉपिक, मूल अधिकार जब पढ़ा रहा था तो उसमें बीच में कई बार पन्ने स्लिप हो जाते हैं। मैं भी लिख के पहले अपने नोट्स बनाता हूँ, फिर आप लोगों को बनाता हूँ। कुछ तो मेरी नॉलेज है, जो पुरानी नॉलेज है उसके आधार पर, और कुछ अपने, भाई देखो बिना किताब के तो लेक्चर नहीं होता, कुछ ना कुछ तो पढ़ना पड़ता है। लेकिन यह है कि आपको चलते फिरते ये यूट्यूब पर मिल जाएंगे, आप इन्हें देखो और आनंद लो। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, आच्छादन का सिद्धांत, ये याद कर लो। कभी कभी 2-2 नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं, 1-1 नंबर के, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ये, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जितने आर्टिकल पढ़ा रहा हूं ना, अगर वकालत करेंगे आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, देखिए संविधान जब भी काम आएगा आपके, तो आपको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में काम आएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब भी काम आएगा आपको। लेकिन यहां आपको नॉलेज इसलिए जरूरी है इसकी, अगर आप स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी काम करते हैं, तो इससे अपने कानूनों को पढ़ने में आपको फायदा होगा। भाई जिले में परेशानी होगी तभी तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ले जाओगे कि नहीं यार इस ऑर्डर को चैलेंज करो। कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए जरूरी है हमारा समझना, एक वकील के लिए, एडवोकेट के लिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से ही तो लॉ निकला है सारा। आज जो सारा लॉ निकल रहा है इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही बना हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज बहुत जरूरी है। और यहाँ टाइम नहीं रह गया, अब जरा 2 मिनट है। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, आच्छादन का सिद्धांत, पहले तो हिंदी समझ लो इसकी। यहां वर्ड लिखा एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण देखा है क्या होता है? सूर्य ग्रहण में, उसे भी एक्लिप्स ही तो कहते हैं। सूर्य ग्रहण में चंद्रमा का प्रकाश या पृथ्वी का प्रकाश, सॉरी मुझे याद नहीं आता क्या है, जो छाया पड़ जाती है सूर्य पर, उसकी छाया पड़ती है, सूर्य पर छाया पड़ती है ग्रहण की, तो उससे ग्रहण लग जाता है। तभी तो कहते हैं ना, ग्रहण की जो परछाई पड़ती है सूर्य के ऊपर, जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो परछाई पड़ती है, तो अर्थात ढक लेती है। तो यहां आच्छादन से मीन्स ढकना और आवरण से लें या ग्रहण से लें। ग्रहण एक तो होता है ग्रहण, एक्सेप्टेंस, और एक होता है एक्लिप्स, ग्रहण, ये अंतर है थोड़ा सा। तो यहां आच्छादन का मतलब आवरण चढ़ जाना या ढक जाना। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, आच्छादन का सिद्धांत, आर्टिकल 13(1) पर आधारित है। संविधान पूर्व विधियां संविधान लागू होने पर उस मात्रा तक अवैध होंगी जिस तक वो मूल अधिकारों के असंगत हैं। ऐसी विधियां प्रारंभ से ही शून्य नहीं होती, बल्कि अधिकारों को परिवर्त हो जाने के कारण वे मृत प्राय हो जाती हैं और उनका प्रवर्तन नहीं किया जा सकता। ऐसे कानून विलुप्त नहीं होते, वे केवल मूल अधिकारों द्वारा आच्छादित हो जाते हैं और सुसुप्त अवस्था रहता है। अर्थात ये उन विधियों की बात करता है, उन कानूनों की बात करता है जो
इन संविधान को, भारतीय संविधान को लागू होने से पहले हमारे यहाँ एक्सिस्टेंस में थे, जिनको हमारी जनता मानती चली आई और जिन पे अपने राइट्स लेती चली आई। तो वो कहते हैं कि ये जो पुराने कानून थे वो शून्य नहीं होते, बल्कि वो एक आच्छादित, वो एक आवरण ओढ़ लेते हैं, अर्थात उन्हें एक प्रकार का ग्रहण लग जाता है या आवरण चढ़ जाता है। लेकिन नया कानून बनाकर उनको जीवित किया जाता है, अर्थात किया जा सकता है, अर्थात वो आवरण हटाया जा सकता है, वो आवरण हटाया जा सकता है। इस आवरण हटाने को, नया कानून बनाना ही जो है, तो ये आचरण आवरण हटाने के लिए, ऐसा जैसा मैं समझता हूं इस सिद्धांत को, तो वो जो है मूल अधिकारों द्वारा आच्छादित हो जाते हैं, अर्थात मूल अधिकार उनके ऊपर प्रिवेल कर जाते हैं और वो सुसुप्त अवस्था में रहते हैं, क्योंकि उन्हें लागू करने वाला तो कोई रहा ही नहीं। संविधान ने तो राइट ही खत्म कर दिया उन कानूनों का, तो उन्हें कोई यूज ही नहीं करता। लेकिन नया कानून बनाकर उन्हें जीवित किया जा सकता है। संविधान लागू होने के पूर्व के सभी संव्यवहार के लिए, मान लो सपोज को कुछ राइट्स दिए गए हैं उनसे पहले से, कुछ राइट फंडामेंटल होते हैं ना। कुछ लोग नौका चलाते आ रहे हैं, वो नौका तो अंग्रेजों के जमाने से पहले चलाते आ रहे थे, उस समय नौका के बारे में कोई नियम रहे होंगे, प्रथाएं रही होंगी, तो वो जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उसे तो खत्म नहीं कर सकते, वो वैध है। वही बात कहता, संविधान लागू होने के पूर्व के सभी समव्यवहारों के लिए उनका अस्तित्व यथावत वैध रहता है और ऐसी विधि के अंतर्गत अर्जित किए गए अधिकारों और दायित्वों का प्रवर्तित किया जा सकता है। मान लो कोई राइट आपका चला रहा है, मान लो कोई ऐसा राइट मिला हुआ कि आप जो है, ये इलाका आपका रहेगा और पहले से कानून है, उसके बाद जो संविधान आया उसमें भी नहीं हटाया गया वो कानून, या ये हिसाब हुआ कि ये मंदिर में ये इनका परिवार बैठता चला आएगा और मंदिर में हम बैठते चले आ रहे हैं और उसके ऊपर ये हो गया, ये निर्णय हो गया कि भाई नहीं इनका ही परिवार चलेगा, तो वो इस तरीके के जो राइट्स मिल गए हैं या ट्रांजैक्शन अगर हो गए हैं और वो आपको राइट लेते चले, तो मैं तो उसी के विषय में समझता हूं, संविधान लागू होने के पूर्व के सभी संव्यवहारों के लिए उनका अस्तित्व यथावत रहेगा। जो ट्रांजैक्शन उन पर हो चुका तो यथावत है वो इनके लिए। तो ऐसी विधि के अंतर्गत अर्जित किए गए अधिकारों और दायित्व को प्रवृत्त किया जा सकता है अगर ऐसे राइट्स मिले हो। देखिए बहुत से आज पूजा पाठ के राइट हैं कि ये इलाका इसका होगा, ये इलाका इसका होगा, इस तरीके से बटे हुए राइट्स हैं और वो उस जमाने से मिले हुए चले आते हैं, तो वो राइट को के लिए बारे में ये कहता। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले चैप्टर में आपसे मिलते हैं। हमारा टॉपिक जो है अगला जो है बता देंगे आपको कौन सा होगा, स्वतंत्रता का ही कोई अधिकार होगा अगला। ओके, बहुत